गुड मॉर्निंग पब्लिक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान मुनीज़े मोइन। और हमारे साथ आज हरमीत यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। हरमीत किधर है? हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। गुड मॉर्निंग हरमीत, कैसे हो? गुड मॉर्निंग आप सबको, गुड मॉर्निंग और पब्लिक को भी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? हमारा मौसम तो थोड़ा ठंडा है, अभी लाहौर में एक सर्दी की लहर चल रही है। आपके यहाँ क्या हाल है? रोज साहब, मौसम की मैं बात करूं तो इस्लामाबाद का मौसम औसम है और बड़ी जबरदस्त सी धूप निकली हुई है और धुंध यहाँ पे तो ना होने के बराबर है। जबरदस्त। और जैसे लाहौर की मैं बात करूं तो सुबह से लेके शाम तक ही धुंध का राज होता है। तो आज मैं यहाँ पे मुझे हैरानी हुई कि हरमीत, लाहौर की बात करें तो यहाँ पे स्मॉग बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन है, आलूदगी हो चुकी है। अब फॉग और आलूदगी मिलकर उसने इकट्ठे एक स्मॉग बना दिया है, जिसकी वजह से हर वक्त यहाँ धुंध का सा समा रहता है, लेकिन असल में वो धुंध नहीं है, बहुत डेंजरस है। हाँ, सियासी फजा कैसी है हरमीत? सियासी सूरत-ए-हाल सर अब देखेंगे कि क्या सूरत-ए-हाल है, लेकिन फिलहाल जो है मौसम मौसम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सियासी सूरत-ए-हाल में भी थोड़ी सी वो चीज़ें हमें ऐसी लग रही है कि नरमी नज़र आ रही है। लेकिन ये बताएं कि आज मेरे बगैर वहाँ का स्टूडियो कैसा लग रहा है? कुछ सूना सूना महसूस कर रहे हो कि नहीं? बहुत रौनक लगी हुई है माशाल्लाह तुम्हारे बगैर। अच्छा ठीक, रऊफ साहब, कुछ सियासी मैदान का रुख कर लेते हैं, कर लेंगे कोई बात। आप पीडीएम क्या करने जा रही है और हुकूमत क्या करेगी? क्या अभी भी उसको बारे में हवा है या सारी निकल चुकी है? क्या इसी तरह होगा या सियासत फिर किसी बंद गली में आ गई है? ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं, देखते हैं कि इस पे क्या होता है। ठीक है, मेरे ख्याल में एक छोटी सी हमें ब्रेक लेनी है। ठीक है, हरमीत के साथ भी हमारी बात हो गई, चिट चैट हम थोड़ी सी करते रहेंगे, लेकिन ये कि ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम आपको मिलवाएंगे कमरुज़्मान कायरा साहब से। कमरुज़्मान कायरा साहब से आज 18 तारीख है और तुम्हें पता है कि आज का नोटिस दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को वहाँ पे आके दफ्तर में उनके अपने असासाजात के हवाले से वो जो फॉरेन फंडिंग है उसके हवाले से आके जवाब दें। इस सब पर तफसील से करते हैं रऊफ साहब। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं। पब्लिक, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक पब्लिक। अब से ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि 18 तारीख बहुत ही अहम तारीख है, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस की भी बात हो रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी अब इसमें बुलाया गया। उनको बताना होगा जाके कि उनके यहाँ अगर कोई ऐसी फॉरेन फंडिंग हुई है तो वो क्या है। वैसे तहरीक इंसाफ के हवाले से तुम जानती हो कि उनके बहुत से मेंबरान ने अदालत में ये प्ली ली हुई है कि इनको बहुत से ऐसे मुल्कों से फंडिंग मिलती रही है जो नहीं मिलनी चाहिए थी, जिसमें इसराइल का नाम भी आता है कि इसराइल से भी फंडिंग मिलती रही है, या कुछ ऐसी लॉबीज़ का जिक्र आता रहा है कि जिन लॉबी से पैसे नहीं मिलने चाहिए थे। वो कह रहे हैं कि जनाब हम पे ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने बाहर के मुल्क में कोई फंडिंग ली है तो अपने तरीके से ली है, उसका हमें पता नहीं था। अब ये केस बड़ा पेचीदा हुआ है, देखो उसका क्या फ़ैसला होता है। लेकिन उससे पहले जो है बुनियादी तौर पे आज नून लीग और पीपल्स पार्टी को वहाँ पे जाके इलेक्शन कमीशन में अपने फॉरेन फंडिंग के हवाले से जवाब देना। अच्छा, खैर मेरे ख्याल में इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन हुआ ये है कि हमारी सियासत आई हुई है बंद गली में। एक इतनी ज़्यादा इल्ज़ामात की सियासत है जिसकी कोई हद नहीं। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान हैं, वो कह रहे हैं ये कठपुतलियाँ को हटा देंगे, उनके नीचे उनके फॉलोअर्स हैं जो गाली गलौज पे चल रहे होते हैं। दूसरा हुकूमत भी तुर्की ब तुर्की जिसको कहते हैं ना, उसी तरह से जवाब दे रही है। बड़ी सख्ती आई हुई है। कायरा साहब वैसा मौजूद है, चलते हैं कायरा साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, ये बताइए सियासत पहुँच गई एक बंद गली में, ऐसी के बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, इसका कोई हल भी होगा? कोई आगे आगे आके इनके मुज़ाकरात करवाएगा? क्या करेंगे? किस तरीके से इस बंद गली से सियासत को निकाला जाएगा? देखिए, बात आपकी दुरुस्त है। सियासत में तलखी तो हमारे यहाँ थी ही, लेकिन आजकल तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए कि सियासत नहीं हो रही। फाशिज़म में सियासत नहीं होती, वहाँ तशद्दुद होता है, वहाँ आप अपने मुखालफ का गला घोंटने की कोशिश करते हैं, उसकी आवाज़ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको डीफेम करने की कोशिश करते हैं, उसको न सिर्फ सियासत में अपना मुखालफ बल्कि मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश करते हैं और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा ये मामला ज़्यादा उलझ गया है इस हुकूमत में आके, क्योंकि वज़ीर आज़म जब हर बंदे को ये कह रहे हैं कि आप अपोजिशन के पगड़ियाँ उछालो, और जब काबीना से बड़े आपके स्पोक्स पर्सनस की मीटिंग्स हों और उनके नंबर इतने ज़्यादा हों
और उनका काम सिर्फ ये हो कि आप हर वक्त हुकूमत को, अपोजिशन को अब्यूज़ करो, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करो, अगले के ऊपर पर्सनल अटैक करो, और ये काम वज़ीर आज़म साहब की ज़ात से शुरू होकर नीचे डिवॉल्व हो, तो ये नेचुरली तलखी और बढ़ जाएगी। और एक तलखी बढ़ने का और भी मूजब है, ये जो डेमोक्रेसी है इसमें कोई सिर्फ कानून बना देने से, आइन बना देने से, पार्लियामेंट क्रिएट कर देने से जमहूरियत नहीं आ जाती। जमहूरी रवैये होते हैं, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस बनती हैं, डेमोक्रेटिक टॉलरेंस आती है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक टॉलरेंस एंड टेंडेंसीज एंड जो कल्चर है ये डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस से आता है। जब आपने अपने मुआशरे को ट्रांसफॉर्म करना होता है फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर स्टेप, एक नई तरह की शनाख्तें क्रिएट होती हैं। हमारा मुआशरा जो कि एग्रेरियन मुआशरे की शनाख्तें लिए बैठा है, जिसका माजी कॉलोनियल माइंडसेट का था, जिसमें डेमोक्रेसी का कोई वजूद नहीं था, इस मुआशरे के अंदर हमने जमहूरी रवैये और रवायतें जन्म देनी थी, उनको मजबूत करना था और हमने नई आइडेंटिटीज़ क्रिएट करनी थी। देखिए ना, आज भी ज़ात, बिरादरी, कबीले, पैसे, धड़े, इसकी बुनियाद पे, मसलक और मज़हब की बुनियाद पे अगर हम आज भी पॉलिटिक्स कर रहे हों और हम समझ लें कि इससे किसी तरह भी पाकिस्तान में एक मजबूत और एक वर्किंग डेमोक्रेसी आ सकती है, वो डेमोक्रेसी जो लोगों के मसाइल का हल दे, तो ये मुमकिन नहीं है। डेमोक्रेसी नई शनाख्तें पैदा करके आती है, आपकी पुरानी शनाख्तों के साथ नहीं। सो हम उसकी तरफ चले ही नहीं। हमारे पूरे निज़ाम में जब कभी थोड़ा सा वक्त आया जिसमें जमहूरी हुकूमतों ने कोशिश की, भुट्टो शहीद ने कोशिश की कि इस पूरे समाज के रिश्ते बदलें, लेकिन उनका क्या हाल हुआ। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की कि इस मुल्क के अंदर स्टेटस को तोड़ा जाए, उसका क्या हाल है, आज तक उसकी सज़ा मिल रही है। तो ये मसाइल तो बिल्कुल हैं, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन भी मौजूद है। हल क्या है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग में क्या होगा, क्या हमारे ताकतवर इदारे या हमारी अदलिया या हमारे जो सियासी जमातें ताकतवर हैं वो क्या अपने रवैये बदल लेंगे? क्या हमें जो हमारा मीडिया है क्या वो अपने रवैये तब्दील कर लेगा? क्या हम ब्यूरोक्रेसी का नकेल डाल लेंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं। और पाकिस्तान की इकॉनमी, पूरी हमारी इकॉनमी का जो मेजर चैप्टर है वो बेसिकली एब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, एब्यूज़ ऑफ लॉ पे खड़ा है। हम उसको किस तरह जल्दी लेके आएंगे स्ट्रीम लाइन में? यही नारे मार के इमरान खान साहब आए थे और इन्होंने कौम के साथ एक और जुल्म किया। नारे तो पूरे नहीं किए, लेकिन जो ख्वाब दिखाए थे उसका रिजल्ट ये निकला है कि अब लोग और मायूस हो गए हैं। अगर कोई बंदा मुझसे मायूस हो तो रऊफ साहब वो आपके बारे में ख्याल कर सकता है कि जी अच्छा रऊफ साहब आ गए तो कोई बेहतर हो जाएगा। कोई तीसरा, अब तो हमारे सारे इदारे भी आजमाए जा चुके, जमातें भी आजमाई जा चुकी। तो खान साहब ने जो कौम को ख्वाब दिखाए थे, शॉर्टकट दिखाया था और इस्लाम और रियासत मदीना का ख्वाब दिखाए थे, और बड़ा वेरी सॉरी, लेकिन उन्होंने बड़ा अब्यूज़ किया और इस नाम को बड़ा गलत इस्तेमाल किया। रियासत मदीना तो एक कमाल का तसव्वुर है, लेकिन इन्होंने कौम को मायूसी दी है। एक फ़र्द जब मायूस हो जाता है तो उसको मायूसी से निकालना भी बड़ा मुश्किल कुजा। एक कौम अगर मायूस हो जाए तो उसको तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा कोई लीडर ही है जो उठा ले। इनके अंदर तो ये कैपेसिटी नहीं। ठीक है, आप बजा फरमा रहे हैं कायरा साहब, लेकिन हुकूमत ने 5 साल तो पूरे करने हैं। गैर जमहूरी तरीके से निकालने के अलावा क्या कोई और हल है? हुकूमतें तो चली जाती हैं। अनडेमोक्रेटिक कहाँ हुआ? इंग्लैंड में कई दफ़ा 5 साल की मुद्दत में उनकी 6-6 4-4 हुकूमतें तब्दील हुई, जापान में तब्दील हुई, बहुत सारे ममालिक में हुई। एक अमेरिका है जहाँ पे सदर जब बन जाता है तो वो 4 साल रहता है, वरना तो बेशुमार मुल्कों में जब अक्सरियत आप ऐवान की खो देते हैं तो आपकी हुकूमत चेंज हो जाती है, या अवाम आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उठ खड़े होते हैं कि आप हमारे मसाइल हल करने में फेल हो गए हैं। तो ये अवामी दबाव हो या पार्लियामान के अंदर अक्सरियत खो देने के नतीजे में हुकूमतें चली जाती हैं, ये अनडेमोक्रेटिक है। ये किस तरह अनडेमोक्रेटिक हो गया? हरमीत, हमारे साथ कायरा साहब मौजूद है, अगर आपके पास सवाल है तो जरूर कीजिएगा। जी हरमीत जी बिल्कुल। कायरा साहब ये भी बताएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त हुकूमत पर कोई प्रेशर है या नहीं है? यही हम कोशिश कर रहे हैं। अवामी दबाव एक रात में नहीं बढ़ जाता। अवाम के मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और उसके अंदर से हीट भी बढ़ रही है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है, और हम लोगों के इसी रवैये को इस हुकूमत के खिलाफ कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं ताकि इससे जान छूटे और आवाम को कोई रिलीफ दिया जा सके। इसलिए रऊफ साहब
कि जो हुकूमतें सिर्फ बाबुओं से और गैर मुल्की जो एजेंसियां हैं उनके कहने पे अपनी इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं, वो लोगों को रिलीफ नहीं दे सकते। वो कहते हैं 5 साल तक हम इकॉनमी चलाएंगे, 5 साल के बाद हमारे हालात ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो 5 साल आज मेरे घर में भूख है, मैं आज बेरोजगार हूँ, मेरे बच्चे को आज दवाई चाहिए, उसको आज स्कूल की फीस चाहिए, ये मुझे 5 साल बाद के ख्वाब दिखा रहे हैं। और 5 साल बाद भी दुनिया में कौन सा मुल्क है जो बाबुओं के और गैर मुल्की इदारों के कहने पर चला और बेहतरी हो गया? ये तो मुमकिन नहीं है। और हमारे जैसा मुल्क जिसके बड़े कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, ना हमारे हुक्मरान को उनकी समझ है, ना वो फेडरेशन को साथ लेके चलना चाहता है, ना वो आइन को पूरी तरह फॉलो करता है, ना वो पार्लिमान को इज्जत और एहतराम देता है, तो ये कैसे चला पाएगा? इनसे तो छुटकारा। जितनी भी बातें आपकी हैं वो उसमें अगर देखा जाए, देखिए आपको मीडिया तो पूरी कवरेज दे रहा है, आपकी बात जो है वो पहुंचा भी रहा है, इसके बावजूद आपको ये नहीं लगता कि कोई डिससेटिस्फैक्शन आपकी तरफ से है, या मीडिया के रोल से आप मुतमईन हैं, आप समझ रहे हैं कि आपकी बात पहुंच रही है आवाम तक? देखिए, मुझे कवरेज मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, लेकिन जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, ये बात भी दुरुस्त है। हुकूमत को जितनी कवरेज मिलती है कि हुकूमत के तो हर वक्त सारा दिन 2-2 वजीर 3-3 वजीर मीडिया पे बैठे हुए हैं और मुसलसल एक ही बात है, कोई नई बात नहीं कर रहे, सारे वही व्हील्स विद इन व्हील्स खेले जा रहे हैं, उनको पूरी कवरेज है। और कवरेज के अलावा जो असल अहम इशू है ना जी, वो ये है कि मीडिया इस वक्त खुद चीख रहा है कि हमारे ऊपर जितना दबाव आज है इससे पहले नहीं था। मीडिया अपनी आज़ादी के साथ हुकूमत को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, इनकी कारहाय नुमाया सामने नहीं ला सकता। लिहाजा ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये तो मीडिया के खुद लोग कहते हैं टेलीविजन पे। कायरा साहब, आप पीआईए को बेचने के हक में नहीं है, क्या आपको लगता है कि इसको बेच देना चाहिए? पीपल्स पार्टी के ऊपर अगर कोई बात है तो हम उसका प्रॉपरली जवाब देंगे, हमारी टीम जवाब देगी, हम एक एक पाई का जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। फॉरेन फंडिंग के ऊपर पीटीआई का तो मौक़िफ़ ही और है, ये तो सबको इकट्ठा करके तो एक मामले को, वो पंजाबी में कहता है ना गूगल करना, ये तो वो करने लगे हैं ना कि चीज़ों को उलझा दो। भाई बड़ा क्लियर इशू है, पीटीआई के ऊपर इल्ज़ाम था और इनके खिलाफ इनके अपने एक बुनियादी मेंबर ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने जो फंडिंग ली है वो इलीगल सोर्सेज से आई है, वो बैरूनी जो फंडिंग आई है उसमें कई इदारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, उसमें बहुत सारे बड़े काबिल दस्तंदाजी चीज़ें हैं। पीटीआई कहती रही कि जी हमारा तो फॉरेन फंडिंग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब गलत इल्ज़ाम है, और ये केस दबा रहा। बावजूद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ये केस इलेक्शन कमीशन निकालने को तैयार नहीं था। अब हमने 19 तारीख की डेट दे दी, अब वो कहीं तय खाने से निकाल कर उन्होंने उसकी झाड़ फटक करके केस रख लिया। जब केस सामने आया तो फौरी तौर पर तस्लीम हो गया कि हाँ जी वो गलतियां तो हैं लेकिन हमारी नहीं हैं, वो तो जी हमारे जो एजेंट थे उनकी है। बहुत अच्छे एजेंट, क्या मैंने तैनात किए थे, एजेंट का क्या कसूर मेरे ज़िम्मे आएगा? ये सारा कुछ इनकी जमात को पता था। इनकी जमात को अगर पता था तो ये मौक़िफ़ उन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में क्यों ना लिया? उन्होंने ये मौक़िफ़ उस वक्त इलेक्शन कमीशन में क्यों ना लिया? आज जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो ये सिर्फ इकरार करने से। ठीक है कायरा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, हुकूमतें आती रहीं, हुकूमतें जाती रहीं, लेकिन पीआईए की बेहतरी ना हो सकी। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस तो उसी तरह रही। आप क्या समझते हैं, क्या पीआईए को बेच देना चाहिए या आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? रऊफ साहब, आप देखें पीआईए उसी तरह है ना, उसके अंदर कोई बेहतरी आ सकी। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस बनते गए और अभी हाल ही में भी एक मामला पेश आया था। इस तरह के मामला क्या चलते रहेंगे? पीआईए का क्या बनेगा? उसमें से पीआईए की बात नहीं है, स्टील मिल की भी बात आती है। आप ये देखो, मुस्तकिल हुकूमतें आती हैं, वो कहती हैं हम इनके मामला दुरुस्त करेंगे, हम इनको ठीक कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। हकीकत में मैं तो कम अज़ कम इस हक में हूँ कि ये जो कहा जाता है ना कौमी असासे हैं, कौमी असासे हैं, कौमी असासों के नाम पे आप ये देखो कि हमें अरबों रुपए महीने के खर्च करने पड़ते हैं। अभी आप ये देख लो, मलेशिया में जो तैयारा हमारा रोक लिया गया है, एक इंस्टॉलमेंट थी जो हमने नहीं दी हुई थी, उसकी बुनियाद के ऊपर अब हमारे वज़ीर हवाबाजी कह रहे हैं कि जी वो कोविड की वजह से हम नहीं दे पाए, वो जो हमें किस्त देनी थी उसकी वजह से हमारा तैयारा रोक लिया गया। इसके मामले और भी बहुत से हैं। रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में, पहले उसको बेचने का मामला आया, हर बरस
इसी तरह से हमें अरबों रुपए स्टील मिल में देने पड़ते हैं। ऐसे बड़ा अच्छा वाकया हो गया था जो मुशर्रफ साहब के दौर में एक सऊदी फर्म ने उसको ख़रीदने का इंदिया दिया था और उस वक्त बेच देना चाहिए था जितने भी पैसे मिलते थे, अब उतने भी पैसे कोई नहीं दे रहा। रऊफ साहब, बेचना एक तरफ, कभी ठेके पे भी देने की बात सामने आती है। ना सिर्फ ये बल्कि जो मुल्क के एसेट्स हम बना चुके हैं हम उन पर भी संजीदा नहीं है। हमारे पास मेट्रो देख लें, हमने बनाई लेकिन क्या कर रहे हैं, वहां से बिजनेस नहीं आ रहा, उसकी टिकटिंग बंद हुई पड़ी है। ना सिर्फ ये, अब PIA की आपने बात कर ली, स्टील मिल की बात कर ली, ये तमाम चीजें जो हमारे एसेट्स हैं अगर हम इन्हें ठीक यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि ये डूब जाएंगे। आप ये डूबेंगे यानी अवाम डूबेंगे, अवाम डूबेंगे यानी हम डूबेंगे। टैक्सेस जो है वो देने, कोई भी ऐसा इदारा जो मेरे ख्याल में हुकूमत के ऊपर बोझ हो, और जब वो हुकूमत के ऊपर बोझ होता है तो वो आवाम के ऊपर बोझ होता है। हरमीत तुम क्या कहते हो? ये देखो ना, इस मामले में आप ये देखो कि इतना पैसा हम डालते हैं PIA में, इतना पैसा हम डालते हैं स्टील मिल में, इसी तरह के और इदारों में, तो हमारे मामला वहाँ उनके ठीक नहीं होते। क्या तुम्हारे ख्याल में इनको बेच नहीं देना चाहिए फिर? रऊफ साहब, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि कारा साहब ने जवाब भी उसी तरह नहीं दिया जो देना चाहिए था PIA के हवाले से। तो हमने जब माजी में भी देखा, हमारे जितने भी इदारे हैं, चाहे वो स्टील मिल हो या PIA हो, बातें दावे बड़ी की जाती है, लेकिन सच तो ये है कि इस पर अमली तौर पर कोई काम नहीं किया जाता। सच अगर हम देखें, आप देखें 7,000 से ज्यादा जो वहां पे वर्कर थे स्टील मिल के, तो उनको जब निकाला गया तो वो एहतजाज पे उतर आया। मुझे ये बताएं, जब कोई काम नहीं हो रहा, वहां पे ऑलरेडी लॉस में जा रही है स्टील मिल, फिर इन जैसे लोगों को 7-8 हजार जो जिनकी भर्तियां भी हुई हैं वो भी आपको पता है कि किस तरीके से होती है, सियासी बुनियादों पर। मुझे ये समझने की आप बिल्कुल आप देखें कि PIA की अगर हम बात करें तो वहां पे जिस तरह बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन लास्ट टाइम जो एक इशू भी खड़ा हुआ था, तो मैं समझता हूं कि इस पे जब तक इसकी निष्कारी नहीं होगी, इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि हमने दुनिया के बड़े बड़े चीजें देख ली हैं, बड़े बड़ी कंपनियां जो है वो जब निष्कारी पे गई हैं तो उसमें फायदा हुआ है मुल्क का। और आपके सामने कमर जमान कायरा साहब से, कायरा साहब वापस अपने उसी सवाल की जानिब आऊंगी। PIA की जो सूरत हाल है, अब से कुछ देर कबल रऊफ साहब ने भी बताया, स्टील मिल को भी अगर देख लिया जाए तो ये हमारे मुल्क के असासे हैं जो इस वक्त एक अबतर सूरत हाल में मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या इनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इन्हें बेच देना चाहिए? क्योंकि हुकूमतें आ रही हैं, हुकूमतें जा रही हैं, लेकिन बेहतरी नहीं आ रही। गुजारिश यह है कि मेरा तो मजदूर के साथ रिश्ता है, मैं तो मजदूर के साथ रिश्ते को ज़्यादा मजबूत समझता हूँ। मेरा तो पाकिस्तान के अवाम से रिश्ता है, मैं किसी फॉरेन नेशनल कंपनी का मुलाजम नहीं हूँ। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को आपके इदारे घाटे में, उनको घाटे में नहीं होना चाहिए, उनको मुनाफे में चलना चाहिए, लेकिन इदारे भले घाटे में हों, लोगों को रोज़गार देना ज़रूरी है। लोगों की भूख की बुनियाद पर अगर आप अपने इदारों को मुनाफे में लाना चाहें या उनसे जान छुड़ाना चाहें तो ये मुनासिब नहीं है। ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, जहां उसने इदारों को प्रॉफिटेबिलिटी में लेके जाना है, नुकसान कवर करने हैं या उनको प्राइवेटाइज करना है, जो भी उनके इंतजाम इंतजाम से चलाना है, वहाँ उसकी बुनियादी जिम्मेदारी लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनकी सिक्योरिटी है, उनको रोज़गार है। तो वो अगर गवर्नमेंट नहीं देती और सिर्फ ये कहती है कि जी हम लोगों को निकाल दें, लोग बेरोज़गार होते हैं तो ठीक, हमारे तो 5 साल के बाद इकॉनमी ठीक होना शुरू हो जाएगी, तो ये मुनासिब नहीं। खान साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो ये तो नारा लगा के आए थे कि हम PIA में और हम स्टील मिल में नए बोर्ड लाएंगे, नई इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम इनको प्रॉफिटेबल बनाएंगे, फिर इनको सेल करेंगे। तो आज क्या हो रहा है, स्टील मिल का आज तक बोर्ड तश्कील नहीं पाया, उसके चेयरमैन का प्रॉपर तश्कील नहीं दी जा सकी, सिर्फ मजदूरों को निकाल दें, ये मसले का हल है क्या? आपने स्टील मिल के मजदूर निकाल दिए, क्या हुआ? क्या आप प्रॉफिट में आ गए? PIA से मजदूर निकालना ज़रूरी नहीं है। PIA को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या हमने कहा था कि अपने पायलटों के खिलाफ बयान दे के आप दुनिया में PIA की जो रहती सहती साख है वो भी ख़त्म करें और आप दुनिया में अपनी फ़्लाइट्स बंद कराएं? क्या ये हमने कहा था? क्या ये अपोजिशन के कहने पे हुआ है? आपके पास बेशुमार रूट्स थे, आपने नई नई एयरलाइनों को रूट दे दिए, क्या हमने कहा था? आप अपने जो एक कौमी एयरलाइन है उसके पास आपका मोनोपोलाइज्ड रूट थे, आप उसको जहाज़ लेके देते। आप तो आए इस काम के लिए थे और फिर आपने नई टीम लाए, आपने कहा जी हम फिजाइया से नई एयरफोर्स के लोग ऑफिसर लेके आते हैं, वो PIA को ठीक करेंगे। तो क्या हुआ? क्या ये इलाज है? तो ये इनके दावे, पहले तो ये एक्सेप्ट करें ना कि ये जो दावे करके आए थे वो। मुनीर, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे आपस में भी, यही मेरे ख्याल में कायरा साहब से जाके सवाल पूछना चाहिए, उनसे ये उठाना चाहिए सवाल है उनके सामने कि
जितनी भी हुकूमतें आई हैं, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, दावे बहुत होते हैं, लेकिन पीआईए का हाल बेहतर नहीं हो सका। फिर हल क्या है इसके? कायरा साहब ये बताइए ना। मुझे ये बताइए पीआईए और स्टील मिल का नुकसान एक तरफ, ये फरमाइए कि ये हुकूमत आती है, मुल्क का सर्कुलर डेट होता है कोई 400 अरब, आज है 2400 अरब के करीब। इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए, इन्होंने तेल के रेट बढ़ाए, इन्होंने गैस के रेट बढ़ाए और रोज़ बढ़ाते। ये फरमाएं कि अगर आप बिजली के रेट भी रैशनलाइज कर रहे हैं, अगर आप तेल के नरख भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं और मार्केट के तहत चल रहे हैं, तो फिर ये सर्कुलर डेट क्यों बढ़ रहा है? हमारे दौर में तो ये था ना कि तेल महंगा था, हम तो कोई $150 पे बैरल खरीद रहे थे ना, ये तो $53 पे या $50 पे खरीद रहे हैं। तो कोरोना के दौर में और सस्ता हो गया था। उस दौर में सस्ता होने के बावजूद, आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरने के बावजूद, इन्होंने बिजली के नरख बढ़ाने के बावजूद, गैस के नरख बढ़ाने के बावजूद, तेल के नरख बढ़ाने के बावजूद आज भी सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। तो क्यों? नालायकी है ना, और क्या है? और बोलो आज भी गैस कौम को नहीं मिल रही। सस्ती गैस किसने खरीदनी थी? क्या मैंने खरीदनी थी? अपोजिशन ने? क्यों नहीं हुकूमत ने खरीदी? मीडिया इनका ट्रायल करे ना पूरा बैठ के, पूछे इनसे कि क्यों नहीं खरीदी। क्यों नायब आज इनसे नहीं पूछता कि पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान हुआ? टाइम पे गैस के सौदे ना करने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान के लोगों को कितनी सफरिंग हुई? कोई पूछने वाला है? आपने महंगी बिजली पैदा करके लोगों को दी, कोई पूछने वाला है? फिर ये अच्छे को अच्छे बच्चे, क्योंकि जी ये ऑनेस्ट बड़े हैं, इमरान खान साहब बड़े ऑनेस्ट हैं। वो भाई जितने हैं वो भी कौम को पता है, लेकिन मैं इनकी थैंक यू वेरी मच कायरा साहब, बहुत मेहरबानी। बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन फिर वो मसला जो है ना, उसका मुझे हल हमारे पास नहीं आ रहा कि किया जाए। बहुत सवाल छोड़ गए हैं कायरा साहब, बहुत से सवाल बहुत से सवाल। तो चलो मौका मिलेगा, इनसे मौका मिलेगा, फिर दोबारा भी बात करेंगे। हरमीत, ये देखो कि आप जब लाहौर में गए थे, अगली जो सूरत हाल है हमें उस तक जाना चाहिए कि लाहौर में कूड़े के बारे में बहुत सी बातें आई। आपने भी देखा कूड़ा बहुत फैला हुआ था। अभी 3-4 दिन पहले हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि मुझे 24 घंटे में यहाँ लाहौर का कूड़ा नज़र ना आए। असम इकबाल लग गए पूरी तंदही से, इसके बावजूद कूड़ा पूरे तरीके से साफ़ नहीं हो सका। मैं ख्याल में ब्रेक लेते हैं हम, मुनी से ब्रेक ले लो आप, उसके बाद जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से हम बात करेंगे लाहौर के कूड़े में कोई बेहतरी आई है या नहीं आई। बिल्कुल रऊफ साहब, कूड़े की सफाई कहाँ तक पहुंची है, संडे को किस किस ने कितना काम किया है, कितनी शिफ्टों में, ये बताएंगे पब्लिक को, लेकिन एक ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। हम बात कर रहे थे बागों के शहर लाहौर की, जो बहुत खूबसूरत है, और आज पीर है, पहला दिन है हफ्ते का जिसमें बहुत सारा काम होता है। लेकिन अगर संडे की बात करें, जिससे उमूमी तौर पर तो रऊफ साहब लोग आराम करते हैं या अपने दीगर एक्टिविटीज़ जो पूरे हफ्ते में वो सरंजाम नहीं दे पाते, वो संडे को प्लान करते हैं। लेकिन लाहौर की सफाई का बीड़ा भी संडे को उठाया गया। वो असम इकबाल साहब निकले हुए थे, वो कह रहे थे कि मैं घर नहीं जाऊंगा उस वक्त तक जब तक के लाहौर की सफाई नहीं हो जाएगी। ये थोड़ी देर में हमारे साथ नदीम कुरैशी मौजूद होंगे, पंजाब हुकूमत के तर्जमान, ज़रा उनसे भी पूछेंगे और देखेंगे सूरत हाल क्या है। लेकिन उससे पहले एक हम आपको प्रोमो दिखाते हैं। एक फ़िल्म पिछले साल में हरमीत आपको एक द फादर उसका एक प्रोमो दिखाते हैं, उस हवाले से हम बात करते हैं। ये फिल्म रिलीज़ हुई अभी चंद दिन हुए हैं और बड़ी एंथनी हॉपकिंस की बड़ी शानदार फिल्म है। हाँ, पहले आपको प्रोमो दिखाते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। आई चल के जो लोग घर में बैठे हैं, मतलब इन दिनों काम कोई इतना खास नहीं है, बड़ा एंजॉय करेंगे इस फिल्म को। एक बूढ़े आदमी एंथनी हॉपकिंस ने उसका रोल अदा किया है और फादर है, वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में बड़ा उसको तशवीश है। वो बुढ़ापे की उम्र में आके उसको हेल्प चाहिए, लेकिन वो हेल्प लेने को तैयार नहीं है और कॉन्फिडेंस जो है उसको बहुत ज़्यादा है, नहीं है अपने ऊपर, वो कॉन्फिडेंस भी उसका शेक हुआ है। अच्छा। तो इस हवाले से मतलब ये प्योर एक ऐसी फिल्म है जो कैरेक्टर बेस्ड है। अच्छा। मैं जैसे कहता हूँ कि कैरेक्टर बेस्ड फिल्म बननी चाहिए। कैरेक्टर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिखा जाएगा उतना ज़्यादा मार्जिन होगा एक्टिंग करने का। अब एंथनी हॉपकिंस को एक बड़े मजबूत किरदार लिख के दिया गया। अच्छा। और उसने परफॉर्म भी, वो थिएटर का एक्टर है, उसकी आवाज़ के तुमने देखा होगा, भूल जाता है। उसकी बेटी उसको इसरार करती है, फ्लैट चेंज करवाना चाहती है। हाँ। शायद शी वांट्स टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। हाँ। ऐसा ही है ना। हाँ। लेकिन वो उस पर रेजिस्ट करता है। वो ड्रामे से भरपूर है ये।
और तुम आवाज़ का उतार चढ़ाव देख रही है एंथनी हॉपकिंस का। बिल्कुल। जो लोग देखेंगे ये ड्रामे के या फिल्म के शौकीन हैं उनको अंदाज़ा होगा कि क्या खूबसूरत रोल किया है एंथनी हॉपकिंस के हवाले से। मैं ये बताऊं कि जिन लोगों ने इसकी पहले फिल्में देखी हुई है, साइलेंस ऑफ द लैम्स, इसने एक ऐसे आदमी का रोल किया था जो एक हैनिबल टाइप का है, लोगों को मारता है, उनको खाता है। फिर हैनिबल इसकी आई और ज़रा खौफनाक फिल्म। साइलेंस ऑफ द लैम्स में तो अजीबोगरीब इसका किरदार है। यानी एक तरफ तो ये यानी मारने वाला है और दूसरी तरफ ये कि इसको पता चलता है, साइकिक है, मतलब कि आने वाले दिनों में क्या होगा। एक सीरियल किलर की तलाश है, उसको ये हेल्प करता है एक लड़की को, उसके साथ इसका एक मेंटली एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो वो भी देखने वाली फिल्म है। फादर ट्रेलर के बारे में हरमीत से जानते हैं, हरमीत की क्या राय है। हरमीत बताओ, ट्रेलर देखा है, कैसा लगा है? मुझे से ट्रेलर भी देखा और बड़ी अच्छी बात रऊफ साहब की ये लगी, जब तक कैरेक्टर और जो रिटन है, मतलब आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिल्म का जो, अगर हम यहाँ पे देखें हमारे जितने भी प्रोड्यूसर या जितने भी हमारे डायरेक्टर साहिबान हैं वो इस चीज़ पे बड़ा गिला शिकवा करते हैं, लेकिन बजट के हवाले से उनका शिकवा ज्यादा होता है। कई फिल्में रऊफ साहब आपने भी देखी होंगी, मुनीज़े आपने भी देखी होंगी, जहां पे हमने देखा कि बजट ना होने के बराबर था लेकिन फिल्म का जो कैरेक्टर था, जो किरदार था, वो यकीनन कमाल का था और पूरा छा जाता है, मतलब हम देखें फॉरएवर छा जाता है। तो ये भी बहुत जो फिल्म मैंने देखी, वो जो ट्रेलर आप लोगों ने चलाया बड़ा कमाल का है। और देखेंगे रऊफ साहब, क्योंकि आप रऊफ साहब जो है, जाहिर बात है कि फिल्मों में जितनी दिलचस्पी और जितनी नॉलेज रऊफ साहब के पास है, तो अब हम यहाँ से भी सीखे होंगे और कोशिश ये होगी कि फिल्में भी देखें साथ अच्छा में। एक बात जो बड़ी दिलचस्प मुझे लगी वो ये कि अगर बाहर के मुमालिक में देखा जाए तो देयर इज अ ट्रेंड कि जब वालिदैन एक उम्र को पहुंच जाते हैं तो उन्हें ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। रोज़ साहब क्या समझते हैं, क्या एक ये मैसेज भी दिया गया है कि अपने वालिदैन के साथ प्यार किया जाए, उन्हें घर में रखा जाए, उन्हें तवज्जो दी जाए, उनका ख्याल रखा जाए? ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल में हम पे बड़ी अप्लाई होती है कि हम अपने मुल्क में तो ये करते हैं कि वालिदैन को, हमारे ओल्ड होम्स नहीं है, हाँ जी, हम वालिदैन को पूरी तवज्जो देने की कोशिश करते हैं और मेरे ख्याल में ये होना भी चाहिए। वहाँ पे चूँकि मियाँ बीवी काम कर रहे होते हैं, बच्चे से जवान होते हैं तो वो खुद निकल जाते हैं घरों से, पीछे घर में कोई भी नहीं रह जाता। तो वहाँ पे साहब मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा। रऊफ साहब कहें। जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए, हाँ, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ये हमारा कल्चर नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर, कई ऐसी जगह हम देख रहे हैं कि ये कल्चर अब बढ़ता जा रहा है। आप नहीं समझते कि एक यकीनन हम सब के लिए एक तशवीश का बायस बन रही है ये चीज़, क्योंकि जो हमारा कल्चर था, खूबसूरत कल्चर, वालिदैन की रिस्पेक्ट करना, उनसे मोहब्बत करना, उनका ख्याल रखना, आज वो चीज़ों से हम कहीं दूर चले जा रहे हैं। और हरमीत, उसमें एक और बात भी है। आप ये देखो कि हमारी सोसाइटी में भी अब देखा जाए तो वालिदैन बूढ़े होने के बाद एक रोल अपना लेते हैं। वो रोल ये अपना लेते हैं कि वो पोतों की उम्र के या पोतियों की उम्र के या नवासों की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको वो एक गाइडेंस दे रहे होते हैं। रऊफ साहब, आपने वो नज़म सुनी है, मेरा बाप कुछ कम ना था मेरी माँ से? वो भी बहुत खूबसूरत है। हाँ, मतलब ये मुनीज़े जो बता रही है वो भी है, मेरा बाप कुछ कम ना था मेरी माँ से। मैंने नहीं सुनी है, लेकिन किसी वक्त इसको पढ़ के देखेंगे। मतलब वो उसमें तो मतलब ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सोसाइटी हमेशा सोचती रहेगी। तो अब चलते हैं, मेरे ख्याल में नदीम साहब मौजूद हैं इस वक्त। नदीम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए, ये जो नारा था कि हम 24 घंटे में लाहौर की सफाई कर देंगे, बहुत सा कूड़ा उठाया गया, लेकिन 5 से 7 हज़ार टन अभी भी रोज़ का कूड़ा आ रहा है। ये कहाँ जाएगा? इसके लिए क्या इंतजाम होंगे? क्या हुकूमत कुछ कर रही है इस बारे में कि लाहौर को साफ सुथरा एक नज़र जैसा आता था वैसे नजर आए? देखिए, लाहौर 3 करोड़ की आबादी का शहर है, पाकिस्तान का दिल है, पंजाब का दिल है। मैं समझता हूँ लाहौर से किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ना पहलूदही कर सकती है ना की है। यही सरदार उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट है जिसने लाहौर मेट्रोपॉलिटन के लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाई लॉज को तब्दील किया, लोगों के लिए मामला को ईज किया। तो ये जहां तक कूड़ा कचरे का मसला है, आप देखेंगे कि आने वाले एक वीक में आपको लाहौर पहले से ज्यादा साफ सुथरा नजर आएगा। गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी है और हमारा अबलीन टारगेट ये है कि लाहौर को उसी तरह से साफ सुथरा रखा जाए जिस तरह से लाहौर की दुनिया भर में शोहरत है। ठीक है, नदीम कुरैशी साहब क्या कहेंगे, कब तक मुकम्मल तौर पर लाहौर को साफ कर लिया जाएगा?
देखिए ऑपरेशन जारी है। आपने देखा होगा कि पिछले एक वीक से पूरी कंपनी इसी काम पर लगी हुई है और हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि लाहौर लोगों को भी इस बात का एहसास हो कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीजों को पोलिटिसाइज करने के लिए लोगों के जहन को प्रागांदा किया जाता है। ऐसी कतई कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट ने हमेशा इस बात पर फोकस रखा। अगर लाहौर में फिरदौस मार्केट पे फ्लाई ओवर विद इन टाइम बन सकता है, लाहौर में पार्किंग प्लाजा के लिए प्लान फाइनल हो सकते हैं, लाहौर की PHA, लाहौर के डिफरेंट वो इदारे जो शहरी सहूलियात देते हैं, जो म्यूनिसिपल सर्विसेज से मुताल्लिक हैं, वो एक्टिव हो सकते हैं, तो ना सिर्फ पूरा पंजाब बल्कि स्पेशली लाहौर हर सूरत इंशाल्लाह ना सिर्फ साफ सुथरा होगा और दुनिया के मॉडर्न शहरों में से एक शहर होगा। अरे वाह, आपने बहुत ख्वाब दिखा दिया हमें। नदीम कुरैशी साहब, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी मुझे आ रही है आवाज। जी हरमीत, आप पूछ लो पहले कुछ। जी जी नदीम साहब, हमने देखा कि लाहौर, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा खूबसूरत शहर, और हम उसके साथ माजी की हुकूमतों ने पेरिस के साथ भी मुआवजा किया, लेकिन क्या आप नहीं समझते हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे थे तब तमाम दर चीजें आप लोगों के सामने थी, 1 महीने तक लोगों ने ताफुन जो है वो झीला है, तो क्या आप नहीं समझते कि इंतजामिया की नाकामी थी ये? देखिए मैं समझता हूँ जब आपका इंटरनेशनल फंड्स के साथ एग्रीमेंट होते हैं तो उसमें उसके लॉ, उसके बाई लॉ के हवाले से बाज़-औक़ात पेचीदगियां आ जाती हैं। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन हमने एक बात जरूर मद्देनजर रखनी है, लाहौर कोई छोटा शहर नहीं है। और जहां तक आपने माजी की हुकूमतों की बात की, आप 2.5 साल की इस हुकूमत का मुवाजना भी करें कि सबसे अहम बात होती है कि शहरी को किसी भी तरह से वो म्यूनिसिपल सर्विसेज उनके लिए ईज किया जाए। ये उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में हुआ कि ईज टू डूइंग बिजनेस, लाहौर की रैंकिंग बेहतर हुई है। लाहौर में वो जो मामलात माजी में थे उसको बेहतर किया गया। ये ऑरेंज चेन चलाने का क्रेडिट भी इसी गवर्नमेंट को जाएगा कि जिन्होंने पूरी जिम्मेदारी से उस मंसूबे को, कि जिसको अगर किसी भी तरह से माजी में जैसे की गवर्नमेंट के बाद यहाँ जब PML गवर्नमेंट आई और उन्होंने जिस तरह से मुंतकिबुल मिजाज अंदाज में चीजों को देखा और माजी के मंसूबों को आगे बढ़ाया, तो अगर उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट भी यही करती तो लाहौर के लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल बनते। लेकिन हमने हमेशा ये सोचा और ये प्लान किया कि लाहौर पंजाब के माथे का झूमर है। लाहौर को हर सूरत, लाहौर के शहरियों को हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से जो तवक्कुआत है वो पूरी होंगी। जहां तक एग्रीमेंट की बात आपने फरमाई है, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको रिव्यू किया जाना चाहिए। जो उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट थी जिन्होंने ऑरेंज चेन के हवाले से बहुत सारे मंसूबाजात को रिव्यू किया और करोड़ों रुपए की बचत की। तो मैं आज भी इस बात पर मैं 100% श्योर हूँ इंशाल्लाह कि लाहौर के शहरी किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो उनको किसी भी तकलीफ पे छोड़ देंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि 3 करोड़ से ज्यादा आबादी का एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है। पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से पॉपुलेशन का फ्लो लाहौर की तरफ है। आज लाहौर की जो ट्रैफिक है वो आज से 10 साल पहले इतनी ट्रैफिक नहीं थी जितनी आज है। तो मैं समझता हूँ इतने बड़े शहर को, उसको मामलात को ठीक करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बहुत सी बातें जो एक हंसी आ रही है कि कल मुस्तफा कमाल ने कहा कि कराची 3 करोड़ की आबादी है। अच्छा। और आज ये कह रहे हैं 3 करोड़ की आबादी है। लगता है आबादी ज्यादा करने के लिए एक मैच पड़ा हुआ है हमारा आपस में। अच्छा। वो भी कह रहे हैं, दूसरी तरफ कूड़ा भी तो देखे ना, लाहौर में भी कूड़ा अब बहुत अच्छा, ज्यादा दूसरे होता है, आज कराची में भी बहुत था। नदीम साहब से आज कम से कम उस्मान बुज़दार बहुत खुश हो जाएंगे। उन्होंने बार बार ये कहा है कि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो रऊफ साहब इनके तर्जुमान बड़े तगड़े इन्होंने रखे हुए हैं, काम चाहे बड़ा सुस्ती से क्यों ना हो, तर्जुमान बड़ी जल्दी से वकालत कर लेते हैं चीजों के। लेकिन आप ये देखें ना कि पूरे महीना हो गया और अब ये देखिए कि कितनी तकलीफ हुई है, कितने मुश्किलात का सामना था लोगों को, हर जगह पे वो जो स्मेल थी, बड़े बुरे हालात थे। ये और तो जब मैं आपको बताऊं, चलो कल मैं आ गया तो सफाई का काम भी शुरू हो गया। मैं आपको बताऊं कि वो जो 1-2 दावे हैं ना वो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि वो फिरदौस मार्केट का जो अंडरपास है वो वक्त पे तकमील हो गया, वो 4 महीने लेट हुआ, वो 4 महीने लेट हुआ था। अगर उसी तरीके से हुआ तो लाहौर वालों को इफ्तिताह तो कर दिया गया रऊफ साहब, लेकिन मामला उसी अभी तक मुकम्मल नहीं है। बिल्कुल, अभी तक उसकी साइड लेन जो है वो मुकम्मल नहीं है। तो ये थोड़ा सा तर्जमानों को मेरे ख्याल में ये करना चाहिए कि जब इस तरह के दावे करें तो थोड़ा सा देख भी लें सूरत हाल कैसी है। पब्लिक की डिमांड तो यही है ना रऊफ साहब कि उन्हें साफ सुथरी जिंदगी मुहैया की जाए, सफाई जो है वो
यकीनी बनाई जाए, सड़कें साफ हों, गली मोहल्ले साफ हों, क्योंकि घरों के बाहर भी ताफुन है, अब स्कूल्स खुल जाएंगे, बच्चों ने भी बाहर जाना है, उससे पहले एक शहर साफ सुथरा निखरा हुआ दिखना तो चाहिए। कैसा है? ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम चलेंगे साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के हवाले से। वो यहाँ पे मौजूद है, मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद होंगे। साउथ अफ्रीका का दौरा शुरू होने वाला है। खेल के मैदान में क्या चल रहा है, ये टाकरा कब होगा, इस सब पर करेंगे बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस पब्लिक। वेलकम बैक पब्लिक। 26 तारीख को होने जा रहा है अहम टाकरा। ये है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 27वां टाकरा होगा। रऊफ साहब, पाकिस्तान की जमीन पर बहुत टफ होगा, खासतौर पे ऐसे में कि जब 8 नए प्लेयर पाकिस्तान की टीम में शामिल है। ना सिर्फ ये रऊफ साहब, अभी तक 7 दफा मैचेस हो चुके हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के हमारी सरजमीन पर, पाकिस्तानी सरजमीन पर, जिनमें से के पाकिस्तान 1 जीता है, 2 हारा है और 4 ड्रॉ हुए हैं। जहां अब 1 मैच जीता है, वहां अब ये सोचना थोड़ा मुश्किल हो गया कि अब की बार क्या सूरत हाल होगी। आपकी टीम जो है ना वो ज्यादातर नई है, और फिर ऐसे में कि न्यूजीलैंड से परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं रही, टीम की कारकर्दगी भी बहुत से सवाल है। खैर हम बहुत एक्सपर्ट नहीं बनने की कोशिश करते हैं। मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही मोतबर नाम है, उन्हीं के बाद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रऊफ साहब, सुबह बखैर। हालांकि अब 11 बज चुके हैं, आप बिल्कुल खैरियत से। ये फरमाइए, 8 नए प्लेयर आ गए टीम में और टीम की कारकर्दगी, बाकी प्लेयर्स के ऊपर भी सवाल हैं, बड़े टफ होने जा रहा है, जो अभी 4-5 दिन में टेस्ट शुरू हो जाएगा। कोई आपको उम्मीद लगती है कोई बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? नए प्लेयर में किन से ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये ज्यादा परफॉर्म करेंगे बेहतर? देखिए रऊफ साहब, जो नए चीफ सिलेक्टर आए हैं मोहम्मद वसीम, उनका ताल्लुक रावलपिंडी से, उन्होंने बड़े स्मार्ट गेम खेला है। उन्होंने स्लाइड्स के जरिए, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के जरिए ये बताया कि जनाब इसकी इस बेसिस पे लिया, और उन्होंने उनके पास एक ऑप्शन था, एडवांटेज था कि जब से कोविड आया है आईसीसी ने कहा है कि आप 20 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान करें, और 20 का उन्होंने ऐलान कर दिया, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर्स है वो उनको लेकर आए, जिनको मिसबा नहीं लेकर आए, जिसकी वजह से इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी 2-3 लड़के एक ऐसे लेकर आए जो T20 स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन 20 के बाद रऊफ साहब ये 16 खिलाड़ियों को फाइनलाइज करेंगे, 4 खिलाड़ी होटल में रहेंगे, 16 खिलाड़ी विल रिमेन इन द ड्रेसिंग रूम, और फिर उसके बाद 11 रुकनी टीम होगी। 9 लड़के ऐसे हैं 20 में से कि जो आज तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेले, उनमें से अगरचे कुछ T20 क्रिकेट खेले, हारिस रऊफ हो गए, उनके अलावा अब्दुल्ला शफीक हो गए, लेकिन बकिया खिलाड़ी जो हैं जैसे साजिद खान KPK का ऑफ स्पिनर, उसको लेकर आए हैं। इसके अलावा एक और बैट्समैन जो है वो इमरान भट्ट, वो गया था दौरे पर, उसको लेकर आए, और फिर काफी चीजें इन्होंने की हैं, कुछ बेहतर चीजें की हैं। लेकिन 1-2 प्लेयर्स पे तो आप डिस्कशन कर सकते हैं। ओवरऑल इट विल बी अ टफ सीरीज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि बाबर आजम 12 दिसंबर को अनफिट हुए थे अब्दुल रऊफ साहब, उसके बाद से वो उन्होंने मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट तो खेली नहीं है। फिर वो जब आएंगे लाहौर, उनके खिलाफ मुकदमा भी है, एक अजीब दबाव उन पर होगा, तो अब देखते हैं पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखा जाए तो मिर्जा इकबाल बेग साहब, 2019 में जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें साउथ अफ्रीका फातेह ठहरी थी, लेकिन कराची स्टेडियम जहां अब ये मैच होने जा रहा है, 2007 में साउथ अफ्रीका वहां से फातेह ठहरी थी। अब की बार भी ये मैच जब होने जा रहा है तो क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है, कहाँ क्या हो पाएगा अब की बार? देखिए मुनीज़, गद्दाफी स्टेडियम में टेस्ट मैच नहीं है। गद्दाफी स्टेडियम में 11, 12 और 14 फरवरी को 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस हैं। टेस्ट मैच 26 से कराची में शुरू होगा और फिर 4 फरवरी से रावलपिंडी में शुरू होगा। लास्ट टाइम जब अब से 14 बरस कबल साउथ अफ्रीका की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था 2007 में, तो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीती थी, और वनडे सीरीज जो थी 5 वनडे की वो 3-2 से जीती थी। लेकिन 14 साल की टीम में और मौजूदा टीम में खासा फर्क है। साउथ अफ्रीका की क्रिकेट में भी सियासत बहुत आ गई है। वो कह रहे हैं कि सियाह फाम खिलाड़ियों को ज्यादा मौके फराहम किए जाए, जिस तरह जिम्बाब्वे में, और जो सफेद चमड़ी वाले क्रिकेटर्स हैं उनको जरा डिस्करेज किया जाए। तो उनके आपस की सियासत की वजह से उनकी टीम की कारकर्दगी जो है वो डिटीरियोरेट हो गई है और कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। अब देखते हैं वो कैसा परफॉर्म करते हैं। इट विल बी $1 मिलियन क्वेश्चन। मिर्जा साहब देखा जी मिर्जा साहब जी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है आपकी आवाज।
मिर्जा साहब, अगर देखा जाए परफॉर्मेंस, जिस तरह रऊफ साहब ने बात की कि न्यूजीलैंड के साथ भी हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ना होने के बराबर थी, अब ये साउथ अफ्रीका एक बहुत बड़ी टीम है जिसके साथ मुकाबला भी अगर देखा जाए तो हमेशा वहां पे भी हमारी काफी हमारी टीम को मायूसी का सामना करना पड़ा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए जो स्क्वाड वसीम साहब ने किया है, उसमें मैं एक खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा, अब्दुल शफीक जो है, उसको अगर देखें कंपैरिजन तो इमरान बट करें तो इमरान बट की तो मैं कह दूंगा कि चलो 27 फर्स्ट क्लास उन्होंने वो मैच खेले हुए हैं और अच्छा उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन अब्दुल शफीक ने सिर्फ एक ही फर्स्ट क्लास मैच खेला है, उनकी कोई जो है इतना तजुर्बा नहीं है, तो इस स्क्वाड में उनका नाम शामिल करना कोई हैरानकुन नहीं है। देखिए, मैंने हरमीत शुरू में भी कहा जब अब्दुल रऊफ साहब ने सवाल किया कि ओवरऑल टीम अच्छी है, एक दो प्लेयर्स ऐसे जो T20 स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें ये अब्दुल्ला शफीक है और इसके अलावा हारिस रऊफ है। बाकी अब देखते हैं कि इनिंग्स ओपन किससे कराते हैं। बाज लोग ये भी सजेशन दे रहे हैं कि आबिद अली के साथ अजहर अली इनिंग्स ओपन करें, इमरान बट को शायद ये मौका ना दें। हालांकि इमरान बट ने गुज़िश्ता सीजन में बहुत ज्यादा रन स्कोर किए थे और वो अभी पाकिस्तान के साथ जो शाहीन थी उनके साथ न्यूजीलैंड के दौरे पर भी थे। तो अब देखते हैं कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्या बनाता है। इस हवाले से देखना पड़ेगा कि 11 रुकनी टीम फाइनल क्या होती है। पीसीबी ये दावे कर रहा है कि मिसबाह-उल हक की अब मदाखलत नहीं होगी। लगता ये कि मिसबाह-उल हक के पर काट दिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि वो हेड कोच हैं, वो सिर्फ कोचिंग की जिम्मेदारियां संभालें और 11 रुकनी हतमी टीम के इंतखाब के लिए उन्होंने तमाम तर इख्तियारात बाबर आजम को दे दिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, ये फरमाइए मिर्जा साहब के जिस तरह बैटिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं, बॉलिंग के ऊपर भी बड़ा प्रेशर होगा। साउथ अफ्रीका की टीम अभी खेल के आई है कुछ टेस्ट मैचेस और कुछ उसने जो परफॉर्मेंस है उसकी काफ़ी बेहतर रही है। उसके बावना हो गए, वो भी अच्छे बैट्समैन हैं। उससे पहले उनके फाफ डुप्लेसी वो भी फॉर्म में हैं। ये सारे प्लेयर्स के होते हुए हमारी बॉलिंग बहुत नातजुर्बाकार है। तो उसमें कैसे देख रहे हैं वकार यूनुस, किस तरह से ग्रूम करेंगे? और फिर पिच कराची की आपके ख्याल में हमेशा स्पिनिंग ट्रैक बनाया जाता है, क्या वहाँ पे स्पिनर्स को ज़्यादा मौका दिया जाएगा या फास्ट बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी? अब्दुल रऊफ साहब, जो इन्होंने 20 रुकनी टीम में जो फास्ट बॉलर्स शामिल किए हैं उनमें इन्होंने एक ताबिश खान को, जो पॉपुलर डिसीजन है, 36 साल उसकी उम्र हो गई है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसने 598 विकेटें ली हुई हैं और वो उसके लिए बड़ा शोर मचाता था मीडिया। उसको रखा तो है लेकिन लगता नहीं है कि उसे टेस्ट कैप देंगे। मुझे लगता है 2 फास्ट बॉलर्स आपके हसन अली का भी टेस्ट क्रिकेट का लॉन्गर वर्जन का इतना तजुर्बा नहीं है, T20 स्पेशलिस्ट है, वो होंगे और उनके साथ शाहीन आफरीदी। जबकि एज एन ऑलराउंडर फहीम अशरफ को खिलाएंगे तो आपके 3 फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, नेशनल स्टेडियम कराची की विकेट जो है वो उमूमन फास्ट बॉलर्स के बजाय स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल साबित होती है। तो इन्होंने जो स्पिनर्स रखे हैं, एक तो नुमान अली को रखा है, मोहम्मद नवाज है, उसके अलावा केपीके का एक ऑफ स्पिनर है साजिद खान है, नुमान अली ने बड़ी विकेटें ली हुई हैं। तो अब देखते हैं कि ये स्पिनर्स पे जाते हैं और फिर राइट आर्म लेग स्पिनर यासिर शाह, जिसका अपनी विकेटों पर बहुत ज्यादा तजुर्बा है। अच्छा बेग साहब, अगर देखा जाए तो अब तक के जो 26 मैचेस थे, 4 बार उसमें पाकिस्तान फातेह ठहरा और 7 मैचेस ड्रॉ हो गए। देखा जाए तो 15 साउथ अफ्रीका ने जो है उसमें फतह समेटी। अब की बार वी मस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, क्या ख्याल है? देखिए, आप रिकॉर्ड्स को, पास्ट इज पास्ट। अब जो नई टीमें, दोनों टीमें नई है, पाकिस्तान में भी सुपरस्टार्स नहीं है। साउथ अफ्रीका की टीम में जिस तरह अब्दुल रऊफ साहब कह रहे थे, फाफ डू प्लेसी बड़ा एक्सपीरियंस क्रिकेटर है, कप्तान रहा है, वो है। डीन एल्गर है, उनके अलावा बॉबमा है उनकी टीम में, और उनकी टीम में जो क्विंटन डिकॉक उनके कप्तान है, वो बड़े जबरदस्त बैट्समैन है। तो उनकी टीम बुरी नहीं है। अगर आप देखें 4-5 खिलाड़ी जो उनके बैट्समैन है वो बहुत अच्छे हैं। फिर कागिसो रबादा, उनका फास्ट बॉलर जो शेफाम है, वो इस वक्त वर्ल्ड के टॉप 10 बॉलर्स में शामिल है। तो उनकी टीम उस लिहाज से बुरी नहीं। बाकी काफी नए हैं। वो 2 स्पिनर्स लेकर आए हैं, कैशे महाराज जो भारतीय निजात है और पाकिस्तानी निजात तबरेज शमसी। तो उनकी टीम बैलेंस्ड है। अगर आप रिकॉर्ड्स पे जाएंगे तो फिर तो रिकॉर्ड में, हम जब अभी 2019 में गए थे तो साउथ अफ्रीका ने हमें हराया था, लेकिन पाकिस्तानी विकेटों पर, चूंकि पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पिंडी में टेस्ट मैच हराया, पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज जीती, तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी विकेटों के शेर हैं और अपनी विकेटों पर हमें इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए जितनी हमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड में होती है। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपकी बहुत मिर्जा साहब, अगर तो कम है, सॉरी मिर्जा साहब को इजाजत लेनी है हमें एक ब्रेक के लिए। मिर्जा साहब, आपसे फिर दोबारा बात होगी इंशाल्लाह ताला, बहुत मेहरबानी।
जैसे इन्होंने बताया बॉमा फॉर्म में है, फाफ डुप्लेसी फॉर्म में है, क्विंटन डिकॉक की बात हो रही थी वो भी है, रबादा, ये सारे नाम उन्होंने बताए, उनकी कारकर्दगी बताई, उनकी खुसूसियात बताई, आप बताई क्या हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास माँ है? हमारे पास देखो ना, नहीं शाहीन शाह अफरीदी एक हमारा ऐसा बॉलर हमारे है, गुण क्यों नहीं गाए, हमारे खिलाड़ियों की तारीफ में क्यों नहीं की, हमारे खिलाड़ी पुल क्यों नहीं हमारे बांधे? खिलाड़ी चूंकि अभी टेस्ट होना है उनका, ये बात सही है कि यासिर शाह अपनी विकेटों के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है मैं और कराची बहुत के विकेट उम्मीद पे थी कि कहीं मिर्जा इकबाल बेग साहब कुछ तो कहें हमारी टीम के बारे में, कुछ तो उनकी खुसूसियात बताएं, कुछ तो उनके भी तराने और गुन गाएं, लेकिन मुझे नहीं सुनने को मिले। क्या वाकई ऐसा कुछ है नहीं, या फिर हम थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा वक्त दे रहे हैं कि देखते हैं वक्त पर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ साधुओं की बात कर लें। ये हम बात करेंगे K2, एक तारीख रकम हो गई जिस वक्त 10 नेपाली को पैमा जो थे वो पहुंच गए चोटी के ऊपर, 10 मिनट वो वहाँ पे खड़े रहे, -50 डिग्री टेम्परेचर में। हम लाहौर में 4 डिग्री टेम्परेचर में कांप रहे हैं, वहाँ पे -50 डिग्री टेम्परेचर में वो वहाँ पे ऊपर पहुंचे। साहब 2 रिकॉर्ड्स बने हैं, दूसरा रिकॉर्ड कौन सा है ये हम पब्लिक को बताएंगे एक ब्रेक के बाद। जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक पब्लिक। और यहाँ रऊफ साहब हम सबको बता देते हैं कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान पर K2 सर किया गया है और रिकॉर्ड बनाया है 10 नेपाली को पैमाए। उनके साथ एक स्पेनिश भी हैं और उनके साथ कितने, ये सादी से पूछेंगे कितने रुकनी टीम है, और भी हैं उसमें मोहम्मद अली सतपारा भी हैं, एक पाकिस्तानी भी है, हमें बड़ा फख्र होना चाहिए इस बात के ऊपर, लेकिन वो टीम सारे नेपाली के हवाले से है। खैर साद मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, माउंटेनियर हैं, और जैसी कि जैकेट इन्होंने पहनी हुई है, मेरे ख्याल में ये सर्दी से बचने के लिए बेहतरीन चीज़ है। इनसे ये भी बात करेंगे कि वो ऊपर -50 डिग्री टेम्परेचर में ऊपर पहनने जाने के लिए क्या क्या कुछ पहनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। सर बड़ा वाक़या है, बहुत ज़बरदस्त वाक़या है, हिस्ट्री हैज़ बीन मेड। और इस साल कोई तकरीबन 60 क्लाइंबर हैं जो K2 चढ़ने आए हैं, जिसमें बहुत सारे नेपाली हैं और 10 उनमें से चोटी सर भी कर चुके हैं। आई जस्ट चेक्ड इन द मॉर्निंग, तो वो वापस बेस कैंप भी पहुंच गए। ठीक है, बल्कि ट्विटर पे ये उतरना आसान होता है, चढ़ाई मुश्किल है। नहीं, यहाँ K2 के केस में a lot of people who climb they don't make it back। अच्छा। तो हाँ, मतलब it's a very difficult mountain to climb। मैं अपनी रिसर्च से गो थ्रू कर रही थी, मालूम ये हुआ कि एक इंसिडेंट भी पेश आया एक क्लाइंबर के साथ। एक जो है स्पेनिश क्लाइंबर जो हैं, हाँ जी। वो थे कैंप 2 और कैंप 1 से मेरे वापस आ रहे थे। हाँ जी। वो कहीं स्लिप हुए हैं। फ्रॉम व्हाट आई नो ही फेल इन अ क्रेविस, आप बर्फ में दरार को कहते हैं, और उनकी मौत वाकई हो गई। Yes, so he lost his life. Incidentally, I met him in 2019 very briefly at Gasherbrum. So it's मतलब life is so unpredictable कि आप एक बंदे से मिले हैं एंड अगली खबर आपको ये आती है कि जी K2 आया था एंड देन। रऊफ साहब इसी पे तो नहीं कहते शौक का कोई मोल नहीं? शौक का कोई मूल नहीं मतलब उसमें। अच्छा साहब ये बताओ हमारे लोगों को जानने के लिए कि अगर यहाँ से पाकिस्तानी अब वो देख के उनको शौक पैदा होता है तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, क्या क्या तरीक़ेकार हैं जिसके ऊपर वो छोटी माउंटेन्स हैं उनको सर करें, फिर उनको तो कहाँ जाना चाहिए? मेरी जर्नी बड़ी लंबी रही है। मैं 1996 से ट्रैकिंग करता आ रहा था और कुछ 9 साल ट्रैकिंग करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अच्छा नाउ आई नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। बहुत सारी झीलें देख ली हैं, पासेस देख लिए हैं, बट समवन हु वांट्स टू स्टार्ट आई वुड रिकमेंड कि वो पहले एक आधा ट्रैक करे, वो अपने आपको देखे तो सही ना कि मैं पहाड़ों के लिए हूँ भी कि नहीं। और फर्स्ट के कौन सा ट्रैक किस इलाके का? फेरी मेडोज बड़ा मशहूर है। फेरी मेडोज हाँ, ये आप नांगा पर्वत का बड़ा जबरदस्त व्यू पॉइंट है, तो हाँ कोई आप क्रॉस कर जाते हैं 4000 मीटर के करीब आप पहुंच जाते हैं। फेरी मेडोज इटसेल्फ कोई 3000 मीटर पे है, 3400 पे। एंड देन उसके बाद राकापोशी बेस कैंप इज वेरी रिकमेंडेड। दिस इज जस्ट अक्रॉस हुंजा, नगर वैली में है। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, वेरी रिवॉर्डिंग। व्हेन आई से रिवॉर्डिंग तो व्हाट आई मीन इज के पानी वाफर है, रास्ते में आपको दरख्त और साया सब मिलता है, थकने नहीं देता होगा इंसान को और दोबारा रिफ्रेश करती होगी, वही फ्रेश एयर, वही पानी की आवाजें। बिल्कुल। एंड व्हेन यू कम एट द फर्स्ट कैंपिंग साइट तो बड़ा जबरदस्त मेडो है। अच्छा। So, ये 2 करने के बाद देन यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट लॉन्गर वंस। आप K2 बेस कैंप जाएं, आप शिमशाल जाएं। शिमशाल ऑल्दो K2 बेस कैंप जाने से कम टाइम लगता है लेकिन इट्स मच हार्डर, वेरी रगड एनवायरनमेंट। मतलब मैं वहाँ कोई 7 दफा जा चुका हूँ, मैं ख्याल 7 दफा और जाने को तैयार हूँ। अच्छा। खूबसूरत जगह है। तो
वंस यू डन दिस देन आप कोई 6000 मीटर को 5500 मीटर का पहाड़ चुने ट्रैकिंग पीक हो, जिसमें ट्रैकिंग पीक से मुराद है जिसमें आपको बर्फानी कुल्हाड़े, आइस एक्सेस और ये क्रैम्पॉन्स और रस्सियों की जरूरत ना हो। तो बेसिक पहाड़ आप पहले चढ़े एंड देन यू वुड वांट टू डू अ कोर्स, माउंटेनियरिंग कोर्स कर ले। फिर पाकिस्तान में भी लकी वी हैव स्पांतिक व्हिच इज अ 7000 कराकोरम में है। K2 जाते हुए आप एक और अरंदू वैली है, वहां चले जाते हैं, वहां पे बड़ा खूबसूरत पहाड़ है। ये बॉर्डर करता है हुंजा वैली को और बल्तिस्तान को। अच्छा, खूबसूरत पहाड़ थे। साद ये बताएं कि आप अपने नाम के साथ देसी माउंटेनियर क्यों लगाते हैं? मोहम्मद साद देसी माउंटेनियर। सो बेसिकली जब मैंने इसको एक सेल्फ ब्रांडिंग की अपनी, अच्छा। तो मैंने कहा कि मतलब आई कुड बी साद द माउंटेनियर, आई कुड बी लाहौरी माउंटेनियर। मेरा बचपन इस्लामाबाद में गुजरा है तो इसलू माउंटेनियर भी हो सकता था, बट आई वांटेड टू बी मोर इंक्लूसिव, मतलब सबको शामिल करके चले, ब्राउन मैन्स माउंटेनियर। अच्छा, ताकि मतलब एक ऐसी पहचान आए कि एक हाँ जी ये पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान में है और जो बाहर भी देसी रहते हैं उन सबको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। But I would wish, I would want कि I would be able to represent them all. So that is why Desi was something that I chose. कि ये एक ऐसा लफ्ज है जो बड़ा इंक्लूसिव है। अच्छा, साथ हमारे देसी। साथ हरमीत हैं। देसी। हरमीत को भी आपने लेके जाना है साथ में। हरमीत अस्सलाम वालेकुम, ये देखो ना साथ बैठे हैं हमारे साथ। हरमीत, देखा जाए तो देसी की साथ में बात कर दी है। सुबह आपने भी हमें ब्रेक में बताया कि आपने नाश्ता बड़ा देसी किया था, क्या था बाय द वे वो? वैसे जाहिर बात है जो ये बातें कर रहे हैं, पहले तो मुझे ना इधर ही थरथरी कामना शुरू हो जाता है कि इस ठंड में वहां पे फिर सोचें आप बर्फबारी। लेकिन हाँ, नाश्ता देसी यार, मुझे सुबह सुबह उठते ना गुड़ की चाय बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा। साथ में मलाई और तंदूरी जो नान है ना वो मेरे नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता ये मेरा होता है। लेकिन हमारे इस भाई से मैंने सवाल ये पूछना था कि वहां पे ये खाने पीने का इंतजाम, क्योंकि जाहिर बात है इतने ठंड में भूख भी ज्यादा लगती है। पहाड़ पर चढ़ने से पहले आप भी नाश्ते में कुछ इसी तरह का देसी खाते हैं? दिल तो बड़ा करता है, बल्कि मैं इतना कि देसी हूँ कि शमशाल चला जाऊँ ना तो कोई दूसरे तीसरे दिन ट्रैक पे आपको खाने याद आना शुरू होते। मैं मटर कीमे का बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा। तो मैं नारे लगाता हुआ जा रहा तो रास्ते में कोई पूरी चढ़े खवा दे, कोई मगज में हरी खवा दे हो, तीसरे चौथे दिन ही बस हो जाती है। बट देन अगेन आपको वहाँ गुजारा करना पड़ता है। बट ये जो इन्होंने जिस नाश्ते की बात की है, ये तो यहाँ मेरा ख्याल है दिल्ली गेट पे बड़े जबरदस्त मिलते हैं वो कुलचे और अच्छा सर, वहाँ पे जाने के लिए -50 में जब ये पहुंचे हैं नेपाली, बस प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे जब मैं आता हूँ तो बुनीजे और रूफ साहब खिलाते नहीं है मुझे। अच्छा, बस वो करेंगे तुम्हें मर्दाना चाय भी पिलाएंगे। अभी ये क्या था, रऊफ साहब ने बाद में सवाल छोड़ दिया, अब इसका जवाब भी शायद वो हमें बाद में ब्रेक में देंगे। बाद में ब्रेक में दूंगा। मर्दाना चाय और जनाना चाय में फर्क क्या होता है? बड़ा मामूली सा फर्क है। मर्दाना चाय वो जो मर्द बनाते हैं और जनाना चाय वो जो खवातीन बना के देते हैं। ये मार्फत की बात की है, तफसील से ब्रेक में बताएंगे रऊफ अच्छा, साहब। तो साथ ये बताओ कि ये लोग उस वक्त पहाड़ों में क्या कैंड फूड होता है, क्या होता है, क्या खाते हैं? कुछ ना कुछ तो खाना है, मतलब जो होता है अपनी कुव्वत को और गर्म हरारे भी रखने के लिए अपने। सो बेस कैंप तक तो टूर ऑपरेटर पे डिपेंड करता है और वो आपको मतलब तकरीबन सब कुछ ही वहाँ पहुँचा देता है, हत्ता कि वो याक और बकरा और वो भी वहाँ लाके ज़िबा कर देगा और आपको वो बेस कैंप पे सब कुछ दे रहा होगा जो आपको शहरों में मिलता है, तकरीबन सब कुछ। पहाड़ों के ऊपर जो है ना एक 2-3 किस्म के हैं, मतलब जो हम देसी लोग करते थे वो ये थे कि कोई वो नूडल शूडल ले गए, इंस्टेंट नूडल ले गए, सूप ले गए। कैन फूड को कैरी करके ऊपर ले जाना मुश्किल है, उसका एक वजन है। अगर आधे किलो का भी कैन है तो वो आपको उठा के खुद लेके जाना है। तो यू वुड प्रेफर समथिंग जो कि हल्की फुल्की है। सो आपका वैसे भी 1-2-3 दिन मैक्सिमम आप पहाड़ पे होते हैं तो वहाँ मैटर इतना करता नहीं है, वहाँ ज़्यादा हाइड्रेशन है जो मैटर करेगी कि आपने अपने आप को तरोताज़ा रखना है, तर ज़्यादा रखना है। तो फिर एक और चीज़ जो अब जिद्दत आ गई है, दैट इज़ फ्रीज ड्राइड फूड। ये साशे पैक्स मिलते हैं। आप पाकिस्तान में तो शायद अभी नहीं बन रहे, लेकिन आप इसमें बेसिकली गर्म पानी डाल के इसको मिक्स करके थोड़ा सा दम लगा दे तो ये तैयार हो जाता है, गतावा सा होता है। अच्छा, तो वो मुलीदा सा आप खा लेते हैं, उसको ना देखें तो आप फिर भी निगल लेते हैं, अगर देख ले तो आपको दिल नहीं करता खाने का। आपका मूड भी बहुत चेंज करता है पहाड़ पे, बट वो आपको न्यूट्रिशन दे देता है। कोई 1000 किलो कैलोरीज उसमें होंगी, कोई 1200 होंगी, कोई 500 होंगी, बट वो बड़ी डिफरेंट वैरायटीज में ये चीजें मिल जाती हैं, आप खा सकते हैं, आपका गुजारा चलता है। साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। साहब खाने के हवाले से बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हाँ, साथ को हम दोबारा भी इंशाल्लाह ताला दावत देंगे। अभी हमारे साथ थोड़ी देर बाद अताउल्लाह कासमी साहब मौजूद होंगे, बात करें
फन और गंज की। मुनीज़ा को बड़ी हंसी आ रही है उनका कॉलम पढ़ते हुए, अभी से वो हंस रही है और वो कह रही है कि फन और गंज के हवाले से उन्होंने बातें की हैं, ये क्या सोच के वो जो फिल्मी गाने लिखे जाते हैं थिएटर में जिनको परफॉर्म किया जाता है और रक्स उनके ऊपर ऐसा बेहुदा किस्म का होता है जिसकी कोई हद नहीं। अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अताउल हक कासमी साहब। अभी इजाजत होगी ब्रेक के लिए। साथ के साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें तो कर ली माउंटेनियरिंग की, लेकिन एक और अहम बात जो हम करना चाह रहे थे वो ये थी कि एक और आलमी रिकॉर्ड बना है। एक माउंटेनियर ऐसा भी था जिसने बगैर ऑक्सीजन के उसको अबूर किया है। तो अभी जैसा कि रऊफ साहब ने बताया, अताउल हक कासमी के साथ भी गुफ्तगू करेंगे। अभी चलते हैं ब्रेक पर। पब्लिक डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक पब्लिक। बड़े खूबसूरत कॉलम लिखा है फन के नाम पर गंदगी के ढेर। रऊफ साहब मैं तो इसको पढ़ रही थी और हंस हंस कर मेरा बुरा हाल हो गया था। अताउल हक कासमी साहब ने ये कॉलम लिखा है और बड़ी ही दिलचस्प बातें उन्होंने की हैं। कहते हैं मैं वो शायर ढूंढ रहा हूँ, मैं वो गुलकारा ढूंढ रहा हूँ, मैं वो मौसीकार ढूंढ रहा हूँ, वो अदाकाराएं ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा कौन सी हैं? मैंने जब ये पढ़ा तो मैंने कहा ये कौन सी हो सकती हैं? तो रऊफ साहब कैन यू इमेजिन, बगैर तवक्कुफ के, बगैर वक्फे के अताउल हक कासमी साहब से ही पूछ लेते हैं क्योंकि वो हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम अताउल हक कासमी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। आपका कॉलम पढ़ा है, सर्दी ने मत मारी हुई है। जी। आपका कॉलम पढ़ा है और आपने गंदगी के ढेर का जिक्र किया और वो फन की बात की है। ये कौन सा फन है, वो कौन से गाने जो आपने अपने कॉलम में तो नहीं लिखे, लेकिन क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद है तो हम चाहेंगे कि हमारे साथ शेयर कर लें। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कैसे शेयर कर सकते हैं? वो तो इतने गंदे हैं वो कि मेरी जुबान से अदा अगर हो भी गए तो वो आपने अपने कान बंद कर लेने हैं। कासमी भाई ये फरमाइए मतलब मैं ये वाकया तमाम सुनने वालों देखने वालों के लिए करना चाहता हूँ कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब से बड़ा तंज निगार मज़ा निगार नहीं है, और जब आप उनके पास गए और उनसे ये पूछा कि आप अपने आप को एंजॉय करने के लिए क्या पढ़ते हैं, तो वो आपके कॉलम्स की किताब उठा लाए और उन्होंने कहा कि मैं ये पढ़ता हूँ एंजॉय करने के लिए। इतना बड़े आप कॉलम निगार हैं, इतने बड़े आप राइटर हैं। रऊफ यार, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। मैंने उनसे कहा जी कई दफ़ा मौका ऐसा आता है कि मुझसे लिखने को दिल ही नहीं चाहता, तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगे मैं आपको अभी जवाब देता हूँ। अच्छा। वो अंदर गए, जाके एक मोटी सारी किताब उठा लाए, तो कहने लगे जब मेरा दिल ना चाहे कोई लिखने को मैं यही पढ़ता हूँ और फिर मैं इंस्पायर होकर लिखता हूँ, और वो किताब मेरी थी। माशाल्लाह, मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज था। माशाल्लाह। अच्छा, अब ये देखिए कि जो जिस मौजू के ऊपर आपने उठाया ये गंद के हवाले से, लाहौर का थिएटर, आपने बड़ा बड़ा कमाल ड्रामा देखा हुआ है थिएटर में, जो बड़ी रिवायत रही है हमारे, तो ये क्या हो गया है? मतलब क्या बात है? अखलाकी तौर पे हम इतने गिर गए हैं, हमारे यहाँ मुआशरती तौर पे हम इतने गिर गए हैं, हुआ क्या हमारे साथ? मेरे ख्याल में ये जो आपने बात कही है ना कि मुआशरती तौर पे हम लोग बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, उसका सबूत सिर्फ ये गंदे ड्रामे और बेहुदा डायलॉग और बेहुदा गीत वगैरह ही नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि अजीब व गरीब मौज़ूआत पर हमारे मीडिया में ना, कोई एक लड़की है उसने अपनी एक वीडियो शेयर की है, अब उस पर हज़ारों लोग जो है वो तबसरा कर रहे हैं। लगता ये है कि सारी कौम जो है या तो वेली बैठी हुई है बिल्कुल, या उनको सिर्फ ऐसे ही मौज़ूआत से दिलचस्पी रह गई है जिनका हमारी ज़िंदगियों से और हमारे मुल्क के मुस्तकबिल से, हमारे मुल्क के हाल से उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, और अगर वो है भी तो आप दूसरी तरफ ये देखें, सियासी तौर पे अगर हम देखें कि माजी में बड़े लोगों से हमारे इख्तलाफात रहे हैं, आज भी इख्तलाफात हैं और बड़े मुहद्दब तरीके से उनका इजहार होता भी है, लेकिन अब तो जो इजहार जो है ना वो भी उन्हीं गानों की सूरत में होता है जिन गंदे गानों का मैंने हवाला दिया है। माँ बहन की गालियां देते हैं एक दूसरे को और गंदे गलीज तबसरे करते हैं, जो जिस तरह मैं वो गाने बयान नहीं कर सका ना, इसी तरह मैं वो तबसरे भी बयान नहीं कर सकता। ओवरऑल हमारे यहाँ एक तबाही की लहर जो है ना वो आई हुई है। लेकिन रूफ, आप भी मेरे पुराने दोस्त हैं, मैं आपके इंटेलेक्ट से वाकिफ़ हूँ, माशाल्लाह
आपने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं आप, सराज मुनीर की सोबत में भी रहे हैं आप, तो लिहाजा आप भी ये जानते हैं कि एक तरफा बयान देना भी जो है वो भी ठीक नहीं होता। जहाँ इतना गंद हमारे यहाँ मचा हुआ है, वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वो कुछ लिख रहे हैं जिसकी हमें इन दिनों ज़रूरत है, और उन लाइनों पर सोचते हैं जिन लाइनों पर एक पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब पाकिस्तानी को सोचना चाहिए। चुनाचे बड़ी उम्दा बहसें भी जो हैं वो हमें वीडियो पे सुनने को मिलती हैं, उसमें मोबाइल फ़ोन पे भी मैं तो देखता रहता हूँ मैं तब से। उसके अलावा एक बात और जो मैं कह रहा हूँ कि अब शुएब मंसूर हमारे दरमियान मौजूद हैं। देखिए अब शुएब मंसूर ने जो फिल्में लिखी हैं और जो डायलॉग लिखे हैं, और अभी कल मेरी उनसे बात हो रही थी तो वो कराची पेश करना चाहते थे, सॉरी इंडिया पेश करना चाहते थे। अब उसके लिए वो कराची गए हैं और मैंने उनको दाद दी। मैंने कहा यार वाकई मैं भी जब कराची जाता हूँ तो मुझे उसमें बॉम्बे लगता है, मुझे बॉम्बे की झलक नजर आती है उसमें। तो वो इतनी बारीकियों में जाके फिर जो डायलॉग लिखे, मुझे याद है उनका एक ड्रामा था, उसमें एक किरदार है बाजार हुस्न का, उसको वैसे तो मियां महमूद अहमद कहते हैं, लेकिन अवामुन्नास में जो नाम मशहूर है वो आपको पता ही है, मैं वो भी नहीं ले सकता। हाँ। उसका किरदार उन्होंने जिस तरह पेश किया, पावे खा रहे हो बैठ के ना, और मैं कहता हूँ मुझे लगा जी कि मेरी सारी उम्र मियां महमूद साहब किबला के साथ गुजरी है मेरी। तो हमारे यहाँ ऐसे लोग भी तो मौजूद है ना। आप देखिए, आप हैं, वजाहत मसूद है, अच्छा, और कितने सारे सोचने समझने वाले लोग मौजूद हैं जो लिख रहे हैं, और जो हाँ अलबत्ता अगर ड्रामों की तरफ आए हम तो ड्रामों के मौजूआत बेहुदा हो गए हैं। थिएटर जो है वो अब ना होने के बराबर है, और शुक्र है कि ये जो कोविड-19 की वजह से वो आजकल थिएटर बंद हैं। और अच्छा देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूँ, मैं एक तो होता है ना गंदी जुबान, एक होता है फहाशी। एक बहुत बड़ी फहाशी जो है वो ये है कि हम काले रंग का मजाक उड़ाएंगे, हम छोटे कद का मजाक, हमारा मजाक ये रह गया है कि छोटे कद का मजाक उड़ाएंगे, लंबी नाक का मजाक उड़ाएंगे, यानी वो उन चीजों का मजाक उड़ाएंगे जिन पर हमारी कुदरत ही कोई नहीं है। मुझे याद है मैंने एक दफा एक ड्रामा लिखा, और इधर से मेरा ड्रामा चल रहा था, उधर से उसका ड्रामा चल रहा था। अपना वो जो अपने जो है ना यार कराची के बहुत बड़े हसीना मोइन मिजाहिया लिखते हैं वो, अतर शाह खान, नहीं दूसरे जो हैं, नहीं यार नहीं, वो तो फौत भी हो गए बेचारे अतर शाह खान। तो यार देखो मेरे ज़हन को क्या हो गया यार। अच्छा, अनवर मकसूद का अनवर मकसूद का मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनवर आ रही है जी, आ रही है आवाज, बिल्कुल आ रही है। अनवर मकसूद का अब्दुल्ला साहब, आपने इस कॉलम में बड़ी कासमी साहब की बात मुकम्मल होने फिर हमीद आपसे बात करवाते हैं। जी कासमी साहब, आपने कहा कि एक तरफ आपका ड्रामा चल रहा था, एक तरफ अनवर मकसूद का ड्रामा चल रहा था। जी हाँ, मेरे ड्रामे में एक जो करैक्टर था वो हकला के बोलता था। अच्छा। और उनके ड्रामे में एक करैक्टर था जो जिसमें जो थोड़ा सा वो जनखा जिसको कहते ना वो था। ठीक है। उस वक्त ज़िया साहब जो थे वो एमडी थे, वो इस्लामाबाद से चल के आए हैं, उन्होंने कहा जी ये करैक्टर निकालें। अच्छा। ये गलत बात है कि किसी के हकलाहट का मजाक उड़ाया जाए। वहां से फिर वो कराची गए हैं, उन्होंने कहा जी कि वो जो किरदार है वो निकालें। तो देखे ना उस जमाने में इन चीजों को संभालने वाले भी वही लोग थे। हाँ, अब आप फरमाइए, कुछ फरमाने लगे थे आप। जी हरमीत, आप कह रहे हो? जी जी अतुल्ला साहब, आपने इस कॉलम में बड़ी जबरदस्त तरीके से इस चीज को पहले मेरी गाल सुन, पहले मेरी गाल सुन ले यार, पहले अमीर मेरी गाल तो सुन ले मेरी जान। मैं अताउल्ला नहीं गा, मैं अताउल हक कासमी। अताउल्ला कासमी साहब। जी जी अतुल्ला कासमी साहब, मैं वही रिपीट कर, जी माजरत के साथ देखिए अताउल्ला कासमी मुझे कहे ना,
मेरी बात सुने यार, पहले मेरी बात सुने, मैं बड़ा चिढ़ता हूँ। आप मुझे कासमी कहे ना कहे, लेकिन अताउल हक जरूर कहे। हाँ। मेरी एक सेक्रेटरी थी, वो 3 महीने बाद मेरा जॉब छोड़ गई जब उसे पता चला कि मैं अताउल्ला ईसा खेलनी नहीं हूँ। ठीक ठीक। चले इसी बहाने आपकी जान छूटी और आपको नई सेक्रेटरी मिल गई, मुबारक हो। अच्छा, हाँ जी, फरमाइए, अब फरमाइए जी। अतौलक साहब, आपने सरदार जी बोलो। सवाल भी मैं वैसे भूल भी गया हूँ, लेकिन दोबारा आ जाता हूँ इस बात पे कि जिस कॉलम में आपने इस चीजों को मेंशन किया, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े राइटर हैं सर, आपको पढ़ता हूँ मैं, बहुत बड़ी ये एक मसला है जिसको आप जैसे लोगों को सामने लाना चाहिए। अगर देखा जाए, जब इन राइटरों से पूछा जाता है कि जिस तरह ये कबाहत किस्म की जो थिएटर है, तो उनसे जब ये पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अवाम यही चीजें पसंद करती है, अगर हम कोई बेहतरी की तरफ जाते हैं तो लोग ड्रामा देखना पसंद नहीं करते। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अवाम की एक किस्म है जरूर जो बिल्कुल यही कुछ देखना पसंद करती है, इसमें कतन कोई शुबा नहीं है। लेकिन आज भी अगर एक आप ड्रामा लिखें बहुत उम्दा किस्म का, वो मसलन मैंने यहाँ लाहौर में अनवर मकसूद ने एक अपना प्ले चलाया और 2-3 प्ले चले और वो पैक्ड होते थे वो बिल्कुल। और तो और देखा ना, ये तो ड्रामा है ना, अब पक्का राग कौन सुनना पसंद करता है। लेकिन लाहौर में हर महीने को 1 तारीख को एक मौसीकी की कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होती है और उसमें वो पैक्ड होता है, तो बड़े बाज़ौक लोग मौजूद हैं यहाँ। ये असल में वो लोग, उन लोगों के दिमाग बंजर हो चुके हैं जो कहते हैं कि लोग सिर्फ यही देखना चाहते हैं। अता भाई, वो एक बात अगर इजाजत दें तो। जी 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 जी, ये इरशाद। जी 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 जी, आप इरशाद कीजिए। अच्छा, हाँ, अगर आप इजाजत दें ना तो मैं वैसे एक बात कहूँ जो हमारी सारी बहस को उल्टा के रख देगी। हाँ। वो ये है कि जिसको हम फहाशी कहते हैं ना, इससे 10 गुना ज्यादा फहाशी अंग्रेजी के ड्रामों में भी होती है और अंग्रेजी की फिल्मों में भी होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन वो चूंकि अंग्रेजी में है ना, तो वो ठीक है, लेकिन चूंकि हम पंजाबी में करते हैं तो इस वजह से हम ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि सामने पंजाबी समझ आती है, अंग्रेजी समझ नहीं आती। कासमी साहब, यहाँ पर सवाल अब ये है कि बहुत से अच्छे राइटर्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिनके बारे में आपने भी जिक्र किया है, रऊफ साहब ने भी उनके सबक गुजारा है, लेकिन जिनकी बात आपने की है ना अपने कॉलम में, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि इनकी निशानदही करके इनकी ये राइटिंग्स जो हैं इन्हें रोका जा सके ताकि ये बुराई, ये बदकारी मुआशरे में परवान न चढ़ सके और एक तरबियत हो सके मुआशरे की? अल्हम्दुलिल्लाह वो जो तमाम राइटर थे ना वो फौत हो गए हैं। अच्छा, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। अब जो अच्छा, और ये जिन राइटर्स का आपने जिक्र किया है, इन पर भी हम फातिहा पढ़ दें? जी पढ़ दें। नहीं, अब राइटर नहीं है, आपको ना रूफ से पूछे, रूफ आपको बताएंगे। अब राइटर नहीं है, अब वो खुद एक्टर जो है ना, अच्छा, वो खुद ही आपस में तय करके वो सारा कुछ कर लेते हैं वो। हाँ बिल्कुल। और यकीन करें, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको हमने रहमत दी, इंशाल्लाह ताला अता भाई से दोबारा भी गाइडेंस लेते रहेंगे।